नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल BGD क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट का पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने DLED थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में, जो कि पहला अध्याय मुगलों के साम्राज्य से है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मुगल साम्राज्य हमारे भारत देश या हमारे देश में 20 अप्रैल 1426 से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद उनके अंत 21 सितंबर 1857 ईस्वी में 21 सितंबर 1857 ईस्वी में इनकी अंत हुई थी। इसके संस्थापक या ऐसा कहिए कि मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर था। मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर था और इनके अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। इनके अंतिम शासक बहादुर शाह जफर जी थे और वर्तमान में इनके दावेदार जावेद शाह बहादुर हैं। जावेद शाह बहादुर जो वर्तमान में इनके शासक हैं। इन्होंने इनकी आधिकारिक निवास, मतलब यह आधिकारिक निवास का क्या था, इनका आधिकारिक निवास आप समझ रहे हैं, मतलब गद्दी पर बैठने के बाद कहाँ रहते थे ये लोग। इनका आधिकारिक निवास लाल किला था, जो कि वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। मुगल शासक में सबसे पहले आपका नाम आता है बाबर का। तो आज हम आपको बताएंगे बाबर के बारे में, बाबर के जन्म, उसकी मृत्यु और उसके द्वारा लड़े गए युद्ध और उसकी नीतियाँ, उनके कार्यकाल और अन्य चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। यह मध्य एशिया के तुर्की मंगोल मूल, मध्य एशिया के तुर्की मंगोल मूल के तैमूरी वंश की एक शाखा के थे, जो कि एक फरगना नामक घाटी में इनका जन्म हुआ था, जो कि आज वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में स्थित है। तो इनका जन्म, आपको हम बता दें कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। अभी हमने आपको बताया कि इनका जन्म फरगना नामक घाटी में हुआ था। इनके जन्म तिथि 24 फरवरी 1483 ईस्वी में, इनकी जन्म तिथि 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि पिता की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की आयु में इनको राजगद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि उस समय और कोई अन्य राजा इस पे शासक नहीं कर सकता था। तो 18 जून 1494 ईस्वी में यह तख्तो-ताज पर बैठे और सर्वप्रथम इनका कार्य क्या था? सर्वप्रथम इनका कार्य अपने पूर्वजों यानी कि तैमूरी वंशजों द्वारा तैमूरी वंशजों से छीनी गई रियासत समरकंद को जीतना था, जो कि इन्होंने अनेकों प्रयत्न किए। कई बार इन्होंने युद्ध किए, कई बार समरकंद पर विजय प्राप्त की और उसके पश्चात कई बार इनको समरकंद को छोड़ना पड़ा। लास्ट में 1507 ईस्वी में यह समरकंद पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इनको बादशाह की उपाधि दी गई। यह बादशाह के रूप में अपने ताज पर बैठे। काबुल के विजय प्राप्ति के बाद इनकी नज़र भारत पर पड़ी। हमारे देश भारत पर जब इनकी नज़र पड़ी, तब दिल्ली सल्तनत एवं अन्य राज्यों में एकता नहीं थी। कोई भी राज्य, हमारे भारत का कोई भी राज्य एकजुट नहीं था। हमारे राज्य में फूट थी। इसी फूट के कारण इन्होंने हमारे राज्य पर कब्जा किया। तत्पश्चात इन्होंने हमारे राज्य पर कब्जा करने के लिए, फूट होने की वजह से कब्जा करने के लिए युद्ध का प्रारंभ किया। बाबर का चरित्र आपको बता दें, बाबर को कमल और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था।
जितना यह तलवारबाजी में या युद्धों में निपुण थे, उतने ही यह साहित्य के क्षेत्र में भी निपुण थे। इन्होंने अपनी जीवन शैली या अपनी जीवन गाथा को एक तुर्की भाषा में एक साहित्य के रूप में, एक किताब के रूप में तुर्कुज़ ए बाबरी में लिखा, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि उस समय इनके दरबारी कवि, जो कि आज हम उनको रहीम दास के नाम से जानते हैं, दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि होने के कारण इन्होंने इनकी इस जीवन गाथा को, इनके कार्यों को फारसी भाषा में लिखा और हम लोगों के सम्मुख दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। अभी मैंने आपको बताया था कि 1507 ईस्वी में इन्हें बादशाह की उपाधि दी गई थी। उसके पश्चात इन्होंने प्रथम युद्ध पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत का युद्ध इनके 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और इनके साथ युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी तब हमारे भारतीय शासक थे। आप ये समझिए कि इब्राहिम लोदी के युद्ध के समय बाबर ने एक अच्छी रणनीति तैयार की। उस रणनीति में इनके पास एक अच्छे घुड़सवार, प्रशिक्षित सेना और युद्ध को मार्गदर्शन देने के लिए, युद्ध का नेतृत्व करने के लिए, सेना का नेतृत्व करने के लिए एक अच्छी सेना का गठन किया था। इनके पास तोप इत्यादि अच्छी मात्रा में असलहा, मतलब आप ये कहिए कि यह भारत पर विजय प्राप्ति करने के लिए एक पूर्ण तरीके से, एक अच्छे तरीके से इन्होंने अपना पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा था। इन्होंने एक अच्छा नेतृत्व किया और हमारे भारत पर विजय प्राप्त की। तब हम ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षित सेना एवं अच्छे मार्गदर्शन के कारण बाबर की विजय हुई और थोड़ी सी चूक के कारण इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। उसके पश्चात इन्होंने आगरा और दिल्ली के समीप जितने भी राज्य थे, आगरा और दिल्ली के समीप जितने भी राज्य थे, उस पर इन्होंने कब्जा पा लिया। दूसरा युद्ध इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में, 17 मार्च 1527 ईस्वी में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। राणा सांगा का दूसरा नाम या मूलतः नाम इनका सम्राट सिंह था, जो कि आगरा से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी रोड पर खानवा नामक क्षेत्र में इनका युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और राणा सांगा पराजित हुए। चंदेली का युद्ध, इनका तीसरा युद्ध चंदेली का युद्ध हुआ, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। आप ये देखिए कि बाबर के द्वारा निरंतर विजय प्राप्त की जा रही है। बाबर 1526 ईस्वी से 1528 ईस्वी में, मैं आपको बता रहा हूँ, 1530 ईस्वी तक इन्होंने लगातार अनेकों राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिसका मेन कारण था उनकी अच्छी सेना और हमारे राज्य में फूट डलवाना। इनका काम क्या था? यहाँ आते थे, हमारे राज्यों में फूट डलवाते थे, किसी को आप लालच देते थे, पैसों का लालच, किसी को डर देते थे, जिसके कारण हमारा कोई भी राज्य एकत्र नहीं हो पाता था। और एकता न होने के कारण यह हमारे राज्यों पर पूर्णतः कब्जा किए और हमारे देश को गुलाम बना के रखा, जिससे हमारे देश की प्रगति, हमारे देश की उन्नति पर विशेष प्रभाव पड़ा। तो मैं आज आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमें हमारे देश की रक्षा के लिए सर्वप्रथम एकत्र रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। आने वाला कोई भी राज्य सबसे पहले आने वाला कोई भी राज्य हमसे टकराए और यह सोच के हम उनसे लड़ें
कि हमारा राज्य हम सबका है, किसी एक का नहीं है। आप ये ना समझ के चलिए कि इस हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बैठा प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री की ही भूमिका नहीं है कि वह अपने देश की सुरक्षा करें। हमारे सेना में ही नहीं ये भूमिका होनी चाहिए कि वही देश की रक्षा करें। हमारे देश का हर एक नागरिक के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमारे देश की, हमारे समाज की और हमारे लोगों की रक्षा करें। और यह तभी संभव होगा जब हम एकजुट होंगे। किसी भी जाति पात धर्म अर्थात किसी भी चीज़ों से हम अलग ना हों, तब हमारा देश एक अच्छा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने बताया कि बाबर ने फूट के कारण अनेकों राज्यों पर विजय प्राप्त की। क्या हमारे देश में सेना का नेतृत्व सही नहीं था? लेकिन आज हमको यह कहना पड़ता है कि उनकी कुशल नेतृत्व के कारण हमारा देश एक सम्राट कुछ बाहरी लोगों से क्या हुआ, दब गया और गुलाम बना रहा। तो आप सबसे निवेदन है कि आने वाला समय हमारे देश को प्रगति लाए, हमारे देश में उन्नति लाए, किसी का गुलाम ना बने, किसी पैसों के लालच से, किसी के दबाव में या किसी के डर में आकर हम गुलामी ना करें और हमारे देश का एक उज्जवल भविष्य के रूप में संवारें। तो हम आपको अपने टॉपिक पे आते हैं कि चंदेली का युद्ध। चंदेली का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। सर्वप्रथम आपको बता दें कि मेदिनी राय और बाबर के बीच इस लड़े गए युद्ध में फिर से बाबर की विजय हुई। तो आप ये समझिए कि ये टुकड़ों टुकड़ों में युद्ध करने के बाद हमारे कई राज्यों पर कई सीमाओं पर इन्होंने कब्जा किया। लास्ट में इनका युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें फिर से बाबर की विजय हुई और एक बढ़िया प्रशासनिक ढंग से इन्होंने एक अच्छा समन्वय बनाया और हमारे संपूर्ण देश पर इन्होंने कब्जा किया। 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब आप समझिए कि इनकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं, इनकी मृत्यु अपने पुत्र की बीमारी में इन्होंने यह मांगा कि हे अल्लाह, हमारे पुत्र को आप ठीक कर दीजिए और उनके द्वारा दी गई बीमारियों को हमको दे दीजिए, जो कि आप हमारे इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा कहा गया था। तत्पश्चात इनकी मृत्यु हुई। लेकिन मेरा मानना है कि मृत्यु और जीवन किसी के हाथ में नहीं है या किसी के बस में नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु आगरा में मृत्यु के पश्चात इनको आगरा के एक जंगल में आराम बाग मतलब बताया जाता है कि बाबर बाग बगीचे का बड़ा शौकीन था, मतलब वृक्षों का बड़ा शौकीन था। तो इन्होंने एक बाग लगाई थी आराम बाग, जो आगरा में स्थित है। तो इन्होंने इनकी शव को अंतिम समय में आराम बाग में ही दफना दिया गया था। करीब 10 से 12 वर्ष के बाद, एग्जैक्ट आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, 10 से 12 वर्ष के बाद जब इनका पुत्र हुमायूं शासन सत्ता पर, मतलब इनका पुत्र हुमायूं तो तुरंत ही शासन सत्ता संभाली, लेकिन 10-12 वर्ष के बाद इनके पुत्र ने इनके शव को पुनः दफन करने के लिए काबुल ले गया, क्योंकि इनका यह मूल निवास था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो उनको दफन करने के लिए काबुल ले गया और इनकी शव को दफनाया। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया बाबर की जीवन गाथा, उनका चरित्र और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, जो कि आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम अध्याय में है। आपको विस्तार रूप से हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि डीएलएड में या यूपी टेट, सी टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना बाबर का चरित्र और इनके द्वारा की गई उपलब्धियों को इतना ही बहुत अच्छा है, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।